हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मनुष्यों में पोषण के बारे में डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक जो है स्टार्ट कर दिया था कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है। तो पाचन के लिए यहाँ पे एक पाचन तंत्र होता है, और पाचन तंत्र में जिसको हम लोग इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, पाचन तंत्र, उस पाचन तंत्र में कलर को चेंज कर लेते हैं, ये ग्रीन ले लेते हैं। ये जो पाचन तंत्र होगा, उस पाचन तंत्र में सबसे पहले क्या आएगा? भोजन का अंतर्ग्रहण होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? जैसे ही अंतर्ग्रहण होगा, जैसे ही अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को अंदर रखना, मुंह के अंदर बकल कैविटी में रखना। फिर उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है पाचन, भोजन का पाचन, यानी कि जो है डाइजेशन स्टार्ट होना। फिर उसके बाद होता क्या है? भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का स्वांगीकरण होता है, और फिर बाद में लास्ट में भोजन का निष्कासन हो जाता है। तो अंतर्ग्रहण, भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है प्यारे बच्चों, भोजन का अंतर्ग्रहण, तो अंतर्ग्रहण का मतलब यही होता है मुख गुहा में भोजन को क्या करना? भोजन को मुख गुहा में धारण करना या अंदर रखना, इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण, यानी कि इंजेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये पाचन तंत्र के कितने कितने अंगों से जो हमारा फूड मटेरियल होता है वो पास होता है। तो कौन कौन से हैं? वो एक बकल कैविटी है जिसको हम लोग बोलते हैं मुख गुहा बोलते हैं, और फिर उसके बाद क्या है? ग्रासनली होती है, स्टेप टू स्टेप ही है। मुख गुहा होती है, फिर उसके बाद क्या होती है? ग्रासनली होती है जिसको हम लोग आसोफेगस बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है अमाशय होता है जिसको हम लोग पेट बोलते हैं, यानी कि स्टमक होता है। फिर उसके बाद क्या है? छोटी आंत होती है, फिर बड़ी आंत होती है। और उसके बाद फिर कौन कौन से पाचन अंगों में से कौन सा है? लास्ट में छोटी आंत, बड़ी आंत तो लास्ट में है। उसी में ही भाग में, यानी कि उसी पाचन क्रिया में ही सहायक होता है, क्या होता है? यकृत, लीवर होता है, और दांत भी होते हैं, टंग, जीवा होती है, और अग्नाशय पैनक्रियाज होता है। दांत वगैरह क्या करते हैं? फूड मटेरियल को कटिंग करने में काम करते हैं। लीवर जो होता है वहाँ से जो है एक अम्ल निकलता है, और अग्नाशय से भी क्या है? हार्मोन्स और कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। और एक फिगर है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। ये तो टीथ का भी बहुत कुछ दिया हुआ है। तो एक पॉइंट यहाँ पे, एक चीज़ ये नोट करने वाली है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि ये जो आहार नाल होती है पूरी पूरी, जो यानी कि फूड जो है कैनाल होती है, फूड कैनाल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? मुख गुहा से गुदा तक, यानी जो पूरी पूरी लाइन, उसको मैं अभी बताता हूँ। मुख गुहा से लेकर के गुदा तक, जिसको एनस बोलते हैं, वहाँ तक फैली रहती है। और इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती? 30 फीट लंबी होती है। ओके। और जो जो हमारा भोजन का जो है पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? जो बकल कैविटी होती है, इस बकल कैविटी से जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है? इस बकल कैविटी से लेकर के, जिसको मुख गुहा इंग्लिश में बोलते हैं, बकल कैविटी से लेकर के ये जो है भोजन, जो वहीं से जो है हमारा जो है पाचन तंत्र, यानी कि पाचन जो है प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा से ही जो है प्रारंभ हो जाता है ये। और मुख गुहा में क्या है? लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको हम लोग सलाइवा ग्लैंड्स बोलते हैं। उसको भी अभी हम लोग जो है फिगर के थ्रू देखेंगे, जिससे जो है रासायनिक कुछ अम्ल निकलते हैं, जो भोजन के पचाने में, यानी कि जो है डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ओके। तो यहाँ से इतना एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि जो है लाल ग्रंथियाँ किस तरह से पाई जाती हैं, कैसे नहीं पाई जाती हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे जब भी हम भोजन को क्या करेंगे? इनहेल करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या है? इस फिगर से यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये बकल कैविटी है। ये यहाँ पे ये बकल कैविटी है, ये टंग है। तो बकल कैविटी क्या है? पूरा जो भी जबड़ा होता है मुंह के अंदर का, वो क्या है? बकल कैविटी होता है। ओके। अब यहाँ पे क्या है? ये जो भी माउथ होगा, उस माउथ में क्या होगा? ये जो पोर्शन दिया हुआ इतना, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये सब क्या है?
ये सलाइवा है, ये यानी कि सलाइवा ग्लैंड्स है, इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं। ये क्या है, सलाइवा ग्लैंड्स है, ये दिया हुआ है सलाइवा ग्लैंड्स है। उसी सलाइवा ग्लैंड्स में ही कुछ अलग अलग टाइप्स की जो है, जो अभी ऊपर लिखा हुआ था तो उसको फोकस नहीं करने वाला है, बस इतना याद रखना है कि 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। सलाइवा ग्लैंड्स का मतलब क्या है, लार ग्रंथियाँ। और लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक क्या होती है, पैरोटिड, क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स होती है। एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है, और एक सब मैंडिबुलर जो है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है। तो इसमें भी यही अलग अलग यहाँ पे हम फिगर से देख सकते हैं, फिगर को जूम करके हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, इतना जूम कर दिया। यहाँ से ये देख सकते हैं, जो यहाँ पे पैरोटिड जो यानी जो कान के नीचे, जो अगर अंदर हम हाथ डालें तो कान के नीचे वाली जो है उनको हम पैरोटिड बोलते हैं। और फिर उसी के जो है पास वाली जो है ये पैरोटिड है, और इसी के पास में ये जो यहाँ पे दिया हुआ ये क्या है, सबलिंगुअल है। और सबसे जो नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर बोलते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हम लोगों ने इतना देखा। अब यहाँ से इसके आगे इसको अगर थोड़ा सा और जूम करते हैं तो इसको बोलते हैं हम फेरेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रसनी बोलते हैं। ये फेरेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। और ये क्या है, ये जो कनेक्ट करती है जो बकल कैविटी से, जो बकल कैविटी से इस ग्रास नली को, जो है एक ग्रसनी होती है, ग्रसनी को क्या बोलते हैं, हम फेरेंस बोलते हैं। और ऑसोफेगस जो होता है उसको हम ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली, ग्रास नली जिस जगह पे जो है, जिस जगह पे बकल कैविटी से जुड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रसनी बोलते हैं। ओके, ग्रसनी का मतलब उसको फेरेंस बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है, अब ये पूरी पूरी जो है ये जो लाइन आ रही है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। और जो आहार नली है इस बकट कैविटी से लेकर के, आहार नली जो है यहाँ से यानी बकट कैविटी से लेकर के पूरी कहाँ से कहाँ तक, किस जगह से किस जगह तक, ये जो है यहाँ से लेकर के पूरा ये जो ऐसे डिजाइन जो बना है यहाँ से यानी कि गुदा द्वार तक, यानी कि जो एनस तक की जो लंबाई है उसको बोलते हैं हम आहार नाल बोलते हैं। जहाँ से हमारा जो है फूड मटेरियल जिस जगह से एंट्री करता है और जहाँ पे आउट होता है, एग्जिट होता है, वहाँ तक की लंबाई यानी वहाँ तक के पूरे ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं आहार नाल बोलते हैं। ओके, फूड कैनॉल बोलते हैं। तो इसमें से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको भी हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले ये तो ग्रास नली हो गया। ग्रास नली के बाद क्या है, ये एक मिनट, ये ग्रास नली हो गया। और ये हो गया स्टमक हो गया। ये क्या है, ये जो जगह है इतनी जो है इसको स्टमक बोलेंगे। और ये हमारा क्या है, लीवर है। ये क्या है, रेड कलर का ये जो है लीवर है। और ये क्या है, इस जरा चीज़ों को ध्यान से देखना। और ये जो एरो जो पैंक्रियाज बना हुआ है ये क्या है, ये पैंक्रियाज इस जगह पे है। आप लोग थोड़ा सा इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, चीज़ों को एक एक करके बताते चलते हैं। ये पूरा हट गया, ये भी हट गया। ये अब यहाँ पे ये जो है इसको बोलेंगे हम पैंक्रियाज बोलेंगे। ये जो इस पीले कलर का है, थोड़ा सा येलो येलो दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये क्या है, ये पैंक्रियाज है प्यारे बच्चों। ठीक, ये क्या है, पैंक्रियाज है। और ये क्या है, प्लीहा है। ये स्प्लिन यहाँ पे है। ये जो इस स्टमक के साथ में ये इस कलर की जो दिख रही है इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्प्लिन बोलेंगे। ओके, इधर आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो लीवर हो ही गया, ये लीवर हो गया। अब ये क्या है, गाल ब्लैडर है, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। ये क्या है, गाल ब्लैडर है। और इसके आगे आते हैं तो ये है यहाँ पे, ये जो दिख रही है ये, इसको बोलेंगे हम स्मॉल, जो है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। ये छोटी आंत कौन सी है, तो छोटी आंत ये है। ये जो है ये अंदर की जो पूरी है ये क्या है, छोटी आंत है। और ये जो है ये छोटी आंत हो गई। और ये जो ये इस कलर की, ये जो इस तरीके से ऐसे ऐसे घूम घूम के आई है इसको बोलते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसको बड़ी आंत बोलते हैं। इसको मैं फिर से थोड़ा सा हटा देता हूँ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ तो और भी चीज़ों को क्लियर करने में हेल्प होगी। इस फिगर को जो है, इस पूरी पीडीएफ को मैं जो है ग्रुप में अभी डाल दूंगा बाद में। वीडियो देखने के बाद आप लोग जो है इसको देख लेना, फिगर को वहाँ से ड्रा कर लेना।
और इसके आगे देखते हैं। ये अब इसी में ही, ये तो छोटी आंत पूरी आंत हो ही गई है, इसी में ही ये जो अलग अलग जो पीसेस दिख रही हैं, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये क्या है, डेडुनम है। ये जो एक टर्म लिखा हुआ है डेडुनम, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, डेडुनम लिखा हुआ है, डियोडिनम है। तो इसको डेडुनम भी, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हल्का फुल्का उसी तरीके से होना चाहिए। तो ये डेडुनम है। अब डेडुनम है क्या, ये जो पूरा अमाशय है, ध्यान देना, ये जो है पूरा अमाशय बना हुआ है, इस अमाशय का लोअर पार्ट, अमाशय का लोअर पार्ट, ऐसा भाग, अमाशय का वह भाग जो छोटी आंत, ये कनेक्ट बड़ी आंत से नहीं हो रहा, ध्यान देना, इसके बैक साइड में है, इससे कनेक्ट हो रहा है। ये जो अमाशय का, पेट का, स्टमक का लोअर पार्ट, यानी कि आखिरी वाला हिस्सा जो छोटी आंत से कनेक्ट होता है, तो उस बॉन्डिंग जो है भाग को, कनेक्ट पार्ट को क्या बोलते हैं हम, डेडुनम बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये इस जगह पे लिखा है जेजुनम, जेजुनम टर्म लिखा है। तो जेजुनम क्या होता है, इस, ये जो बड़ी आंत, ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत का जो एंडिंग पॉइंट जो है, ये जो भाग बने हुए होते हैं, ये बीच बीच के, इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं। इलियम क्या है, एक टर्म ये है, इलियम क्या है, तो इलियम का मतलब ये होता है कि जहां पर भी फोल्डिंग होगी, जैसे कि इस तरीके से आंत जो है यहाँ पे क्या है, इस तरीके से टर्न कर रही है, ध्यान देना, इस तरीके से टर्न कर रही है, तो टर्निंग करने के बाद जो ये वाले पार्ट होते हैं, जो गड्ढे बने हुए होते हैं, इस तरीके से इनको बोलते हैं, यानी इस तरीके से या तो बने हुए होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम इलियम बोलते हैं। तो इस तरीके से आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एक एक करके पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। तो फिगर को आप लोगों ने देख लिया है, और बाद में जो है इसको मैं भेज दूंगा, तो वहाँ से भी एक एक पॉइंट को आप लोग देख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं, जिससे कि सारे टॉपिक जो हैं इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएं। ग्रसनी, ग्रसनी को आप लोगों ने देखा ही है, जो स्टार्टिंग में मैं बोलता रहूँगा, आप लोग बाद में फिगर से देखते रहना। ग्रसनी का मतलब फेरेंस होता है। ग्रसनी का जो बकल कैविटी और ग्रास नली को जोड़ने वाला जो भाग होता है, उसको बोलते हैं ग्रसनी बोलते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं, ग्रसनी का मतलब, फेरेंस का मतलब क्या है, मुख गुहा से, मुख गुहा, इसको छोटा कर देते हैं, ये दिखेगा तो है ही आप लोगों को। मुख गुहा, यानी कि जो बकल कैविटी होती, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। यानी कि जो मुख गुहा का जो लास्ट एंडिंग पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, जो ग्रास नली से जुड़ता है, एसोफेगस से जुड़ता है, उसको बोलते हैं हम ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी भोजन निगलने व श्वास लेने, और एक ऐसा क्या होता है, कनेक्टिंग पार्ट होता है, जहाँ से क्या करते हैं हम, यानी कि भोजन को ग्रहण करने और श्वास को निगलने के समान, यानी कि के लिए समान मार्ग होता है। यानी उसी जगह से, इसी ग्रसनी से ही, इसी ग्रसनी से ही, और इसी ग्रसनी पे प्यारे बच्चों क्या लगा रहता है, एक वॉल्व लगी रहती है ग्रसनी पे, ध्यान देना, इस ग्रसनी की जगह पे एक क्या लगी रहती है, वॉल्व लगी रहती है। ओके, क्या लगी रहती, वॉल्व लगी रहती। इसलिए हम जब भी अगर खाना खाते हैं, तो उस खाना खाते समय, भोजन को ग्रहण करते समय, हम सांस और खाने को निगलना, इनहेल करना, दोनों एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जो वाल्व होती है वो एक ही बार में एक ही काम करती है। ओके, जैसे खाना क्या होता है, अंदर इंटर करता है, इंटर करने के बाद क्या होता है, वो जो है ग्रसनी जो है थोड़ा सा अंदर नीचे डाउन हो जाती है, और डाउन जैसे होती है, और खाना क्या है, पास हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इस जगह से दोनों, यानी सांस भी लेते हैं, जैसे हमने सांस खींची, अंदर खींचने के बाद तो क्या, तभी वो वॉल्व क्या है, ओपन हो जाता है। तो एक बार में वो एक ही काम करता है। इसलिए हम खाना खाते समय मुंह से बोलते नहीं है, इसीलिए कहा जाता है ना, खाना खाते समय मुंह से बोलना नहीं चाहिए, ताकि जिससे कि अंदर हवा ना जाने पाए। ओके, तो खाना खाते समय केवल हम नाक से ही सांस लेते हैं। जो खाना होता है वो क्या है, जो भी टुकड़ा होता है, जो अगर वो फंस जाएगा, तो फंसने के बाद क्या है, उस ग्रास जो भी फेरेंस होगी, वहाँ पे जा करके क्या है, वो फंस जाता है। इसलिए खाना खाते समय जो है बोलना नहीं चाहिए, ये है उसका मैटर, जिससे कि अंदर एयर पास ना हो, दोनों एक साथ ना जाए। इसके बाद आगे हम देखते हैं, तो इसको आप लोग इस पॉइंट को पूरा पूरा नोट कर लेना। ग्रसनी हो गया। अब फिर उसके बाद क्या है, ग्रास नली। तो ग्रास नली को क्या बोलते हैं, आसोफेगस बोलते हैं। जो पूरी पूरी लंबी जो ट्यूब बनी हुई थी, उसको क्या बोलते हैं, आसोफेगस। वहाँ पे जो है मेंशन भी किया हुआ है। तो ग्रास नली की लंबाई, ग्रास नली 25 सेंटीमीटर की कार्टिलेज की बनी हुई उपास्थि। तो ग्रास नली जो होती है, एक प्रकार की अस्थि होती है, और अस्थि और उपास्थि दोनों अलग अलग हैं। अस्थि का मतलब जो होता है, एक हार्ड पूरा जो है
हड्डी जो होती है उसको बोलते हैं अस्थि। उपास्थि मतलब जो पतली पतली जो होती हैं, जिसको बोलते हैं पसलियाँ जो है, छोटी वाली जो पसलियाँ होती हैं उनको उपास्थि बोलते हैं। और उन उपास्थियों में क्या है, लचीलापन होता है। हड्डियों में लचीलापन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन जो उपास्थियाँ होती हैं उसमें क्या है, इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में उपास्थियों की संख्या ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि इसमें लचीलेपन की क्षमता पाई जाती है, यानी ये जो है फ्लेक्सिबल होता है। ये जो ऑसोफेगस होती है क्या होती है, ये फ्लेक्सिबल, ये जो है कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल की क्षमता होती है या फ्लेक्सिबल होती है, ठीक। यह मुख गुहा को अमाशय से, अभी बोला है कि ये जो पूरी पूरी ग्रास नली है, अमाशय जो ग्रास नली है जिसको ऑसोफेगस बोलते हैं, ग्रसनी अलग है, ग्रास नली अलग है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है ग्रसनी ग्रास नली। तो ग्रसनी ऊपर वाला पार्ट है जो बकल कैविटी को ग्रास नली से जोड़ता है, और जो ग्रास नली है ये क्या करती है, ग्रास नली क्या करती है, मुख गुहा से, यानी जो पूरा पूरा कनेक्ट होकर के क्या करती है, अमाशय से जोड़ती है। इस नलिका से, यानी इसी ट्यूब से, इसी ग्रास नली से क्या है, भोजन अमाशय तक पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये फिगर है। अब इसके बाद अमाशय के बारे में देख लेते हैं क्या है। अमाशय क्या है, अमाशय अमाशय एक क्या है, एक 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एक थैलीनुमा संरचना है। अमाशय में भोजन पहुंचने के बाद क्या करता है, भोजन जैसे पहुंचता है अमाशय में जैसे भोजन पहुंचता है तो ऑक्सीटेशन क्या होती है, ऑक्सीडेंटिंग, ये है एक सेल होती है उसी पेट के, यानी जो अमाशय होता है उसी अमाशय में ही जो है, कहाँ से जो है ऑक्सेंटिक, ये जो है एक सेल होती है, एक प्रकार की कोशिका है, ऑक्सेंटिक सेल से हाइड्रोक्लोरिक जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है, रिलीजन होता है वहाँ से। और ये जो है HCl जैसे ही भोजन पहुंचता है, यानी HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ये इतना शक्तिशाली होता है, इतना पावरफुल होता है, यहाँ तक कि ये कंकड़ पत्थर को भी क्या करता है, गला सकता है। ओके, गलाकर नष्ट कर देता है। तो एक एक ये ऐसा भी एंजाइम्स है, यानी जितने भी जो बैक्टीरिया हैं, जो भी जर्म्स वगैरह जो हमारे फूड में होते हैं, उनको क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। तो तथा निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में एक चीज़ ये भी है, जो भी सक्रिय होते हैं, सॉरी जो भी निष्क्रिय होते हैं, यानी कि ये क्या करता है, ऑक्सीडेंट जो है, ऑक्सेंटिक जो है, जो सेल्स होती हैं वो क्या, इस तरीके से कोई भी अगर ये अमाशय है, इस तरीके से प्यारे बच्चों ये क्या है, अमाशय है। तो जैसे ही इसका रिलीजन होता है तो इसकी जो बाउंड्री होती है, जो इस अमाशय की जो दीवार होती है, उस दीवार से कई तरह के जो है एंजाइम्स का रिलीजन होता है, एंजाइमों का श्रावण होता है। तो बहुत सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, जब हम नॉर्मल होते हैं, जब खाना नहीं खाते हैं, जैसे ही भोजन इसके अंदर इंटर करता है, जैसे ही ग्रास नली से अमाशय में भोजन पहुंचा, कुछ भी हमने खाया, तो जैसे ही हमने कुछ खाया तो क्या है, तुरंत HCl का श्रावण होता है। क्या होता है, तुरंत HCl का श्रावण होता है। जब तक हम इसमें कुछ खाएंगे नहीं, जब तक इसके अंदर कुछ जाएगा नहीं, कुछ भी खा लें, एक कंकड़ भी अगर अमाशय के अंदर चला जाता है तो क्या करता है, तुरंत HCl का स्राव होने लगता है। और जैसे ही HCl का स्राव होता है, ये जो HCl के स्राव के कारण ही बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो निष्क्रिय होते हैं, जो यानी कि सुप्त अवस्था में यानी कि होते हैं, स्लीपिंग मोड में पड़े रहते हैं, वो भी क्या है, जाग जाते हैं। ओके, अब इतना ये सब नहीं देखने वाला है कि अमाशय के कितने भाग वगैरह होते हैं, तो वो सब छोड़ते हैं। अब आगे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पे लिखा है अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अमाशय में क्या है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे जठर रस का स्राव होता है। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे जठर रस का स्राव होता है, और उसमें से जो निकलते हैं, यानी जो जठर रस होता है, जो ये गैस्ट्रिक जूस होता है, इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस होता है। इस गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है, म्यूसिन पाया जाता है, और गैस्ट्रिक लैप्स पाया जाता है नामक ये एंजाइम पाए जाते हैं। ओके, अब जरा इस चीज़ को इतने ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ जितने भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि उतना पूरा पढ़ना आपके बस की बात नहीं है जब तक मैं बताऊँगा नहीं, जरा ध्यान से देखना। इसमें ये क्या है, 3-4 प्रकार के मेन जो है क्या है, एंजाइम्स हैं। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो
क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोटीन के पाचन के लिए किस एंजाइम की सहायता होती है, तो पेप्सिन नामक एंजाइम की सहायता होती है। रेनिन जो होता है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ नंबर 1 में पेप्सिन लिखा है, फिर रेनिन लिखा है, फिर म्यूसिन लिखा हुआ, तो रेनिन क्या करता है, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन, जो दूध में, और एक चीज यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि दूध में कौन सा किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में केसिन नामक का जो है प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा पाया जाता है, केसिन नामक का जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो ये जो रेनिन है, जो यहाँ पे रेनिन एंजाइम है, तो ये क्या करता है, केसिन प्रोटीन को क्या करता है, पचाने में मदद करता है। आगे आते हैं म्यूसिन। जो म्यूसिन होता है, अमाशय की आंतरिक दीवारों पर जो परत बनी हुई होती है, अब जरा एक चीज ध्यान से देखना, बनी रहती है HCl के प्रभाव से। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, कहीं पे ब्लैक जगह है, उस जगह पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो अमाशय है, अब उसी को मैं जो है बड़ा कर देता हूँ, फिगर वाला जो है ये, जरा ध्यान से देखना, इसको मैंने बड़ा कर दिया ये। अब एक म्यूसिन होता है, ये क्या है, अमाशय है, ये क्या है, अमाशय, ये क्या है, लास्ट में डिडुनम पार्ट है। अब इस अमाशय में जैसे भी कोई खाना इंटर हुआ, कोई भी भोजन अंदर आया, जैसे भोजन अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, HCl का जो है यानी प्रवाह शुरू हो जाएगा, HCl बहने लगेगा, HCl का स्राव होने लगेगा। और ये जो HCl होता है इतना खतरनाक होता है, ये HCl क्या होता है, इतना खतरनाक होता है कि कुछ भी इसके अंदर चला जाए तो क्या होता है कि ये जो है कुछ भी इसके अंदर चला जाए तो क्या होता है, वो गल जाता है एकदम से, क्या हो जाता है, एकदम से गल जाता है। और लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर ये गलेगा तो क्या करेगा, इसकी दीवार को, अमाशय की दीवार को क्षति पहुंचाएगा, क्या करेगा, क्षति पहुंचाएगा। इस HCl से इस अमाशय की दीवार को क्षति न हो, उसके लिए एक उपाय किया गया है। एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसका नाम है म्यूसिन। क्या है प्यारे बच्चों, म्यूसिन, सही से लिख जा, MUCIN, क्या होता है, म्यूसिन। तो म्यूसिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो HCl से अमाशय की दीवारों को, यानी कि अमाशय की दीवारों को या अमाशय की रक्षा करता है। बात समझ में आई। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, जब ज़्यादा मात्रा में HCl का स्राव होने लगता है और हमको भूख लगती है, बहुत देर से क्या होता है, कुछ मिलता नहीं, तो बोलते हैं ना कि अंदर चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं, किसका मतलब क्या है कि म्यूसिन पे टकराव कर रहा है HCl, क्या कर रहा है, म्यूसिन पे अटैक कर रहा है, ज़्यादा मात्रा में अटैक कर रहा है HCl, तो यानी कुछ ना कुछ चाहिए इसको। ओके, तो ये बात समझ में आई। आगे आते हैं, तो ये तो बात हो गई, तो इसके आगे बस इतना सफिशियंट है। और एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और है थोड़ा सा देखने लायक है, क्या है कि जो रेनिन होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है रेनिन क्या करता है, रेनिन दूध में पाए जाने केसिन को पचाने में मदद करता है। तो यहाँ पे लिखा रेनिन एंजाइम नवजात शिशुओं में पाया जाता है। जैसे ज़्यादातर जो है, जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं तो दूध की मात्रा उतना, यानी जो डिपेंडेंट होते हैं पूरी तरीके से दूध पे ही, जो शिशु होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, रेनिन जो है, जो रेनिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम नवजात जो शिशु होते हैं उसमें जो है, उन शिशुओं में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, ज़्यादा मात्रा में, जो जिससे कि दूध का जो है डाइजेशन हो सके। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना, ये जो अमाशय होती है, इस चीज़ को दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो अमाशय होता है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, तथा प्रोटीन व वसा के पाचन की शुरुआत हो जाती है। क्या हो जाती है, जो भी प्रोटीन्स होते हैं, कहाँ पे, इसी हमारे अमाशय में ही, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, छोटी आंत, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, इसको देख लेते हैं, छोटी आंत। इसको थोड़ा सा पहले मैं हटा देता हूँ ऊपर की चीज़ों को। छोटी आंत को हम लोग फिगर में देख चुके हैं। यह मानव पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, इसको लिख लेना आप लोग। फिर उसके बाद क्या है, छोटी आंत में
कैसे भोजन पहुंचता है? छोटी आंत में सबसे अधिक अवशोषण और पाचन होता है, ये चीज ध्यान रखना। छोटी आंत में भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि पाचन तंत्र में किस अंग में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है, तो वो होता है छोटी आंत होती है। ओके, अमाशय व छोटी आंत के बीच में, अमाशय याद जरा ध्यान देना, अमाशय व छोटी आंत के बीच में एक पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है। छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जरा ये भी देख लीजिएगा, छोटी आंत को 3 भागों में, जिसके बारे में हम लोगों ने बात भी किया हुआ था। एक क्या है? ग्रहणी है, जिसको डेडुनम बोलते हैं। क्या है? डेडुनम। और एक क्या है? अग्र क्षुद्रांत, जिसको बोलते हैं जेजुनम। और एक क्या है? क्षुद्रांत, जिसको बोलते हैं इलियम बोलते हैं। तो इन सबको देख सकते हैं कि कुछ बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। इनको हम लोग एक बार सब रीड करते रहते हैं और बात समझ में आ जाएगी। क्या लिखा? जैसे ही अमाशय से ग्रहणी में जो है भोजन आता है, अमाशय से ग्रहणी में आए हुए भोजन को काइम बोलते हैं। यानी कि जो भी, अब जरा ध्यान से देखना, इस फिगर को देखना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे भोजन क्या है ये, अब ये क्या है? अमाशय। तो अमाशय में होता क्या है? पूरा जो है भोजन एक लुगदी टाइप का, यानी लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। ओके, एकदम जैसे आटे को गीला करके गूंथ करके डाल दिया जाए तो उसको बोलते हैं काइम बोलते हैं। और एकदम गीला आटा कर दिया जाए, आटे को गीला कर दिया, जैसे रोटी के लायक वो आटा ना हो और उसमें पानी डाल दिया जाए, तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। तो वो जो होगा वो क्या होगा? काइम में, जैसे जब तक काइम में परिवर्तित नहीं होता है, जो फूड मटेरियल होता है, जब तक काइम में परिवर्तित नहीं होता है तो उसको तब तक वो जो है ग्रहणी में नहीं आ सकता। क्या है? तब तक वह ग्रहणी में नहीं आ सकता। अब क्या होता है? जैसे काइम में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ? यकृत जो होता है, लीवर में पित्त रस, यकृत में क्या होता है? पित्त रस। लीवर में क्या है? अब जरा ध्यान से देखना, लीवर में जो यकृत होता है, लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है, और जो गाल ब्लैडर होता है, पित्ताशय होता है, वहां पे क्या होता है? पित्त रस का भंडारण होता है। ओके, बात समझ में आई? अब फिर उसके बाद क्या है? अग्नाशय में बने हुए अग्नायी रस एक संयुक्त नलिका के द्वारा ग्रहणी में मिलते हैं। जो भी अग्नाशय यानी क्या है? जो भी एक कंबाइंड जो नलिका है वहाँ पे क्या है? मिलते हैं। अब यहाँ पे इतना सब कुछ नहीं ध्यान देना। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं कि होता क्या क्या है। पित्त रस की यानी कि जो है प्रकृति कैसी होती? पित्त रस की प्रकृति कैसी होती? क्षारीय होती है। और पित्त रस में कोई भी, जो भी पित्ताशय होता है, पित्त रस में कोई भी एंजाइम पाया नहीं जाता है। अब पित्त रस करता क्या है? अब पित्त रस का काम क्या है? तो जो पित्त रस होता है वसा को जल में घुलनशील बनाती है, यानी कि जो है डिजोल्वेबल बनाती है। इस क्रिया को एमल्सीकरण बोलते हैं, एमल्सन बोलते हैं, एमल्सीकरण बोलते हैं, एमल्सिलाइजेशन बोलते हैं। तो जरा इस चीज़ को नोट कर लेना कि एमल्सिलाइजेशन होता क्या है, एमल्सीकरण होता क्या है। जब पित्त रस वसा को जल में घुलनशील बनाती है तो इसी को ही एमल्सीकरण बोलते हैं। ओके, अब छोटी आंत में भोजन के आते ही इसमें कौन कौन से पाचक रस मिल जाते हैं, तो इसको जरा देख। जैसे ही काइम के रूप में भोजन बदलता है और वो छोटी आंत में इंटर करता है, तो अब छोटी आंत में भी कुछ जो है प्रोटीन जो है एंजाइम्स जो है कुछ जो ये अलग अलग एंजाइम्स हैं। एक ये एंजाइम्स है, एक ये एंजाइम्स है, एक ये एंजाइम्स है। ये 3 प्रकार के एंजाइम्स हैं। इन एंजाइम का काम क्या होता है? तो जो यहाँ पे लिखा अट्रेप्सिन जो लिखा है, यह प्रोटीन को पचा करके क्या करता है? पेप्टोन में बदल देता है। जो प्रोटीन को पचा करके क्या करता है? पेप्टोन में बदल देता है। फिर उसके बाद क्या है? एमाइलेज है, तो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचा करके ग्लूकोज में बदल देता है। यानी जो अग्नाशय यहाँ पे क्या है? ये अग्नाशयी रस हैं। ये जितने भी क्या हैं? ये अग्नाशय से निकलते हैं। ये अग्नाशय से निकलने वाले रस हैं। लाइपेज क्या करता है? अब लाइपेज क्या करता है? वसा को जो है ग्लिसरॉल में बदल देता है। क्या करता है? ग्लिसरॉल में बदल देता है।
अब यहाँ पे जो है कुछ और उस आंत से भी निकलते हैं, जो भी छोटी आंत है वहाँ से भी कुछ जो है एंजाइम्स निकलते हैं। कौन से निकलते हैं? एरिप्सिन निकलता है, माल्टेज निकलता है, लैक्टेज निकलता है, सुक्रेज निकलता है और लाइपेज निकलता है। जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इतने क्या हैं? ये अमीनो एसिड हैं। ये अमीनो एसिड जो यानी कि जितने भी यह प्रोटीन यहाँ पे क्या है, ये सब के सब यहाँ पे ये सब क्या है? एंजाइम्स हैं। ये क्या है? एंजाइम्स हैं। और ज़रा चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है? लैक्टेज दिया है। जहाँ पे ASE लिखा होगा वो एंजाइम होगा, और जहाँ पे OSE लिखा होगा वो शर्करा होगी। ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे लैक्टेज लिखा है, लैक्टेज का मतलब क्या है? ये एंजाइम है। अब क्या करेगा? लैक्टोज होता तो क्या है? वो ग्लूकोज यानी शर्करा का एक रूप होता। जैसे क्या है? लैक्टोज, लैक्टोज शर्करा क्या होती? जो दूध में पाई जाती है। सुक्रोज क्या मतलब? जो भी है अंगूर में जो भी पाई जाए, सॉरी अंगूर में नहीं, और जो चीनी है या और भी है उसमें जो सुक्रोज जो एकदम जिसमें मीठापन होता है वो क्या करता है? वो सुक्रोज। अब यहाँ पे क्या है? सुक्रेज है। जैसे क्या है? लाइपेज। तो जहाँ पे कहने का मतलब ये, जैसे माल्टोज हो गया। अब माल्टोज क्या है? एक शर्करा है, और माल्टेज क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं इस चीज़ को कि एरेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचा करके अमीनो एसिड में बदल देता है। बात समझ में आई? क्या करेगा? अमीनो एसिड में बदल देगा। माल्टेज क्या करेगा? माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। ओके। लैक्टेज क्या करेगा? लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। सुक्रेज क्या करेगा? सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देगा। लाइपेज क्या करेगा? वसा को फैटी एसिड में बदल देगा। बात समझ में आई? क्या करेगा? फैटी एसिड में बदल देगा। आगे बढ़ते हैं। ये इतनी चीज़ हो गई। अब छोटी आंत का काम खत्म। अब जो भी चीज़ें यानी जो सब कुछ कन्वर्जन हो जाएगा, अब वो सब चीज़ें क्या करेंगी? बड़ी आंत में इंटर करेंगी। तो बड़ी आंत में क्या है? अब जरा ध्यान से देखना, जो मनुष्य में लगभग 5 फीट, यानी कि ये 5 फीट, इसको जरा ध्यान से देखना। छोटी आंत की भी लंबाई को हम लोग देख लेते हैं। ये 1 मिनट। एक मिनट। यहाँ पे ये इसको हटा देते हैं। ये यहाँ पे जो बड़ी आंत की जो लंबाई दी हुई है, बड़ी आंत की लंबाई क्या है? 5 फीट, और 5 फीट लंबी, और जो है 2.5 इंच चौड़ी। जो छोटी आंत होती है वो क्या है? 20 से 25 फीट होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 20 से 25 फीट क्या होती है? ये होती है छोटी आंत होती है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि आखिर में छोटी आंत को जो है हम लोग बड़ी, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखना। ये इस फिगर को, यहाँ पे ये वाली क्या है? इस तरीके से जो ऐसे ऐसे वाली है, ये क्या है? ये बड़ी आंत है। ओके। और ये जो इसके अंदर जो है इस तरीके से अंदर वाली जो है उसको क्या बोलते हैं? छोटी आंत बोलते हैं। लेकिन इसकी लंबाई कितनी है? 5 फुट ही लगभग है। कितनी है? 5 फीट है। और इसकी जो छोटी आंत की लंबाई है वो कितनी है? 20 से 25 फीट है, यानी 6 से 7 मीटर होती है। 6 से 7 मीटर होती है। तो जब ये बाहर वाली जो है उसकी लेंथ छोटी है, फिर भी बड़ी बड़ी आंत कहा जा रहा है इसे, और अंदर वाली की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, 6 से 7 मीटर है, तभी उसे जो है क्या कहा जा रहा है? उसे छोटी आंत कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? ज़रा ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन है कि क्यों, आखिर किस बेसिस पे हम लोग बोलते हैं, तो ध्यान देना। ये जो छोटी आंत है इसका डायमीटर कम होता है। क्या होता है? इसका व्यास क्या होता है? छोटी आंत का कम होता है।
और जो बड़ी आंत होती है इसका व्यास जो है व्यास अधिक होता है। व्यास का मतलब जो भी उसका जो है सिलेंड्रिकल जो पोर्शन होगा, जो वृत्तीय भाग होगा वो क्या होगा, यानी जो गोल गोल होगा वो क्या है, व्यास छोटी आंत का कम होगा, यानी सकरी होगी छोटी आंत, और वो जो होगी ये ब्रॉड होगी, उसके अंदर ब्रॉडनेस होगी बड़ी आंत में। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। बड़ी आंत का काम हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत। और इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में अच्छा होता क्या है, मनुष्य में यानी जो इसकी लंबाई दी हुई है इतनी होती है। बड़ी आंत में होता क्या है, काम क्या होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। क्या होता है बड़ी आंत में, क्या होता है, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बड़ी आंत में होता क्या है, तो बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और उसको 3 पार्टों में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन इसको याद रखना कि जो बड़ी आंत होती है तो बड़ी आंत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किस में डिवाइड किया गया बड़ी आंत को, एक सीकम होता है, एक बृहदांत होता है, और एक मलाशय जिसको रेक्टम बोलते हैं। इन 3 भागों में ये जो है डिवाइड होती है। और सीकम क्या है, मनुष्य में सीकम से एक मुड़ी हुई कुंडली 2 इंच लंबी रचना, जिसे वर्बी फार्म, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, ये जो है उसी से जुड़ी रहती है। और क्या करती है, जुड़ी रहती है, इसी से जो है निकलती है। और क्या है, मनुष्यों में अच्छा ये अपेंडिक्स है क्या, तो अपेंडिक्स में क्या है कि जो पहले आदिमानव होते थे, अपेंडिक्स क्या है, एक हमारा अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब जैसे बंदरों में जो होता है पूंछ होती थी, तो धीरे धीरे क्या है, पूंछ, मनुष्य और बंदरों में अंतर क्या है, उनमें पूंछ होती है, मनुष्य में पूंछ नहीं होती। जो हमारे रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी का जो निचला सिरा देखते हैं, तो निचले सिरे में जो है क्या होती थी, उसी में पूंछ कनेक्ट होती थी। तो वो वहाँ पे क्या है, एक क्या है, अवशेषी अंग है। वैसे ही हमारे पेट के अंदर यानी आंतों में जो बड़ी आंत में कनेक्ट होता है, जो निकला हुआ साइड का जो भाग होता है, उसे हम वर्मी फार्म अपेंडिक्स या जनरली अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स क्या है, उसमें कोई भी काम नहीं होता है, अपेंडिक्स कुछ भी नहीं करता है। ओके, तो अपेंडिक्स कुछ भी नहीं करता है, तो क्या है, अवशेषी अंग है। लेकिन पहले जो है, जो जानवर जो क्या करते हैं, जानवर जो भी चारा, हरा घास, हरी घास वगैरह जो कुछ भी खाते हैं, तो उसमें क्या होती है, बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, स्टार्च होता है। तो अब जो जानवर होते हैं उनमें जो अपेंडिक्स होता है, उसका काम होता है, क्या करता है, स्टार्च को पचाने का काम कौन करता है, सॉरी स्टार्च नहीं, सेलुलोज है। तो सेलुलोज को पचाने का काम कौन करता है, सेलुलोज को पचाने का काम कौन करता है, ये अपेंडिक्स करता था। और अब ये नहीं करता है, तो क्या है, हम लोग जो है सेलुलोज नहीं लेते हैं, तो सेलुलोज को हम लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो क्या है, ये अपेंडिक्स क्या है, यूजलेस है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है भोजन का अवशोषण। अवशोषण क्या है, तो भोजन का अवशोषण क्या है, भोजन का अवशोषण ग्रहणी से ही जो है प्रारंभ हो जाता है। ओके, ग्रहणी से ही प्रारंभ हो जाता है। ग्रहणी का मतलब क्या है, जैसे ही वहाँ से छोटी आंत को जब हम लोगों ने डिवाइड किया, तो आगे क्या है, ग्रहणी उसी में ही कनेक्ट हो गई, जिसको हम लोग डेडुनम बोलते हैं, प्रारंभ हो जाता है। और औषधियों और अल्कोहल का अवशोषण क्या है, आमाशय में होता है। जितने भी हम औषधियाँ खाते हैं, जो भी दवाइयाँ मेडिसिन खाते हैं, जो अल्कोहल जो होता है वो क्या है, उसका अवशोषण कहाँ पे होता है, एब्जॉर्प्शन होता है आमाशय में, पेट में हो जाता है, स्टमक में हो जाता है। आंत की दीवारों पर छोटे छोटे रोएं, जैसे जो छोटी आंत होती है, उस छोटी आंत में क्या है, रोएं पाए जाते हैं, जिन्हें क्या करते हैं, विलीज बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं। इस जरा चीज़ को मैं फिगर के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। जैसे जो मोल्ड होती है, जैसे जो कोई भी आंत ऐसे ऐसे मोल्ड होगी, बात ध्यान सुनना, इस मोल्ड होने पे क्या है, बहुत सारे यहाँ पे अंदर क्या है, छोटे छोटे ऐसे रोए टाइप के होते हैं, इस तरीके से निकले रहते हैं, जिन्हें हम रसांकुर बोलते हैं, यानी इंग्लिश में विलीज बोलते हैं। ओके, इन्हें क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, विलीज बोलते हैं। रसांकुर भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं, यानी कि जो भी अवशोषण की जो लेवल होता है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। रसांकुर में क्या है, ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स, यानी कि इनमें क्या है, रक्त की वाहिनियाँ, यानी इनमें जो है ब्लड का फ्लोटेशन होता रहता है, खून का बहाव, रक्त का बहाव होता रहता है। ओके, यानी कि होता रहता है, तो उसमें क्या है, खून की जो है रक्त वाहिनियाँ भी पाई जाती हैं।
छोटी आंत में पचे हुए भोजन का पूरी तरीके से अवशोषण, यानी छोटी आंत में पचे हुए भोजन का पूरी तरीके से अवशोषण कहाँ पे हो जाता है? इसी विलीज में हो जाता है। लेकिन जल का अवशोषण नहीं होता है। तो जल का अवशोषण कहाँ पे होता है? हम लोगों ने देखा जल का अवशोषण कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। अब अवशोषण हो गया। अब अवशोषण के बाद लास्ट में क्या है? क्या है? स्वांगीकरण है। स्वांगीकरण क्या है लास्ट में प्यारे बच्चों? स्वांगीकरण। अब इस स्वांगीकरण को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, इंग्लिश में बोलते हैं। स्वांगीकरण को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं इंग्लिश में। एसिमिलेशन क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। और अवशोषण को एब्जॉर्प्शन पता ही है, यानी जो भी पचा हुआ भोज्य पदार्थ है कोशिकाओं के उपयोग हेतु बनाना, यानी कोशिकाएं यानी कि ब्लड, जो भी ब्लड नहीं, जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, वो क्या करें? उस पचे हुए जो भी मटेरियल बन करके ऊपर से आया है नीचे तक, उसको क्या करें? उसको अवशोषण के योग्य बना देना। तो उसको बोलते हैं स्वांगीकरण बोलते हैं। अब लास्ट में क्या है? निष्कासन हो गया। निष्कासन का मतलब एग्जिट, और जिसको बोलते हैं मल त्याग भी बोलते हैं। तो बचे हुए भोज्य पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को या निकालना ही क्या करते हैं? निष्कासन बोलते हैं। तो अब कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि जो हमारा मल होता है उस मल में दुर्गंध किस कारण होती है? दुर्गंध, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही हैं, लेकिन इतना सब कहीं बुक में वगैरह में मिलता नहीं है। तो ये चीज़ क्या